एक इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा है, वो आपके लिए पढ़ेगा भी, वो आपके लिए मेहनत भी करेगा, वो आपके लिए नोट्स भी बनाएगा, वो आपके लिए सुनेगा भी, वो आपके लिए समझेगा भी, वो आपके लिए स्टैंड भी लेगा, और वो इंसान आप खुद हो। देखो बेटा, सेल्फ अवेयरनेस सबके अंदर होती है ना। आप अपनी फैमिली से झूठ बोल सकते हो, अपने टीचर से झूठ बोल सकते हो, अपने फ्रेंड से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब आपने खुद से झूठ बोला है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखे होंगे, है ना, उसके नतीजे आपने भुगते होंगे। यानी कि हम कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकते। देखो कैसे खुद से झूठ बोलते हैं, कैसे चीट करते हैं बच्चे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम है, ठीक है, डेट शीट आ गई और अभी 20-25 दिन है एग्जाम में, तो क्या हुआ, आपने क्या बोला, अरे डेट शीट आ गई, चल कोई बात नहीं, इस संडे से ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या मंडे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद देखना 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे और पेपर फोड़ के आ जाएंगे। वरना फ्राइडे को मैम ने टेस्ट के लिए अनाउंस कर दिया क्लास में, तो आपने क्या सोचा, अरे 4 दिन बचे अभी, तो घर जाके आज क्रिकेट खेल लेते हैं, वरना आज फ्रेंड्स के साथ घूम लेते हैं, है ना, वरना आज बैडमिंटन खेल लेते हैं, और एक काम करेंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या परसों से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और पेपर फोड़ के आ जाएंगे। तो एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ जाएगी भाई तुम्हारे अंदर, या ऐसा कौन सा सुपरमैन आ जाएगा तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अचानक से इतनी एनर्जी दे देगा कि तुम 10-10 घंटे पढ़ लोगे। डर कभी भी 4 दिन लेके या 5 दिन लेके नहीं आता है। जिसको डर लगता है, जिसको एग्जाम्स की चिंता होती है, उसको सेम डे से ही चिंता स्टार्ट हो जाती है, और वो उसी दिन से अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लेता है, उसी दिन से मेहनत करनी शुरू कर देता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शालिनी, और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं 100 डेज का रोड मैप। देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स आप सबके खत्म हो चुके हैं, है ना। अब फाइनल्स की तैयारी हमें स्टार्ट करनी है। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे गए हैं, कुछ के बहुत अच्छे गए हैं, कुछ के ठीक ठाक गए हैं, कुछ के खराब हुए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, पीटी जो हो रहे हैं आपके, जो यूटीज है ना आपके, उसका 20% आपका टोटल एग्रीगेट में ऐड होगा, 30% आपका हाफ ईयरली का ऐड होगा, और जो 50% है वो अभी भी आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। यानी कि एनुअल एग्जाम का 50% आपका टोटल एग्रीगेट में ऐड ऑन होता है। तो स्टिल आप अभी भी अगर 60% या 70% पे अटके हुए हो ना, तो अभी भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके और 90% वालों को बराबर की टक्कर दे सकते हो। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए यहाँ पर एक रोड मैप। जब आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे, यानी कि एक स्ट्रैटेजी है, ये सिंपल बात अगर हम करेंगे ना, तो ये एक स्ट्रैटेजी है फाइनल्स तक की। स्ट्रैटेजीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? देखो जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, वो टॉपर्स भी हमेशा स्ट्रैटेजीज के साथ चलते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं चलते अरे एग्जाम आने वाले हैं, कोई बात नहीं, अभी तो फाइनल एग्जाम्स फेब में है ना, अभी तो बहुत टाइम है, दिवाली वाली बनाएंगे, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ पास हो जाओगे या 60-70% पे आके अटक जाओगे, 90% अबव नहीं आओगे। और कहीं ना कहीं अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 9th का एग्जाम तो देना। देखो जो 9th का एग्जाम दे रहे हैं वो 10th के लिए प्रिपेयर होंगे, है ना, तो आपको वैसी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी है, और जो 10th के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना, उनको 11th के लिए हैबिट्स को डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से अब आप अपने सिलेबस को फॉरवर्ड करो, जिससे कि बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने सिलेबस को आगे अच्छे से, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है। तो ये स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, 100 डेज रोड मैप जो हम आपके लिए लेके आए हैं ना, इसमें अभी आपके पास मंथ कितने बचे हैं? सितंबर तो पूरा खत्म हो चुका है ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अब आपके पास बचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी को तो हटा दो क्योंकि इसमें तो एग्जाम्स होंगे। फेब में आपके एग्जाम्स होंगे, एनुअल एग्जाम्स सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और फेब एंड तक आपका जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा, वरना मार्च के फर्स्ट वीक तक मैक्स टू मैक्स रिजल्ट आउट कर देंगे, और मार्च से ही आपकी जो है 10th क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो 10th वाले बच्चे हैं उनका फेब से जो है फाइनल एग्जाम्स जो है, जो बोर्ड्स हैं आपके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो फेब मिड से बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च में पूरा चलते हैं। तो फेब को तो हटा दो। अभी हमारे इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब अगर हम अभी भी काउंट करें तो हमारे पास 100 डेज किस तरह से हुए बेटा? अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का हम यहाँ पर ऐड ऑन करके बोल रहे हैं, क्योंकि जनवरी में तो हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। तो यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि और जनवरी, हमने अपना ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। 4 फेज हैं इसके, किस तरह से, साथ के साथ आप लोग भी बेटा नोट करते जाना ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। देखो जो हमारा फर्स्ट फेज है अक्टूबर का, इसमें हमें जो भी सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो खत्म करना है,
ठीक है, सेकंड टर्म का सिलेबस खत्म करना है। तो गोल क्या है हमारा, कंप्लीट द सेकंड टर्म सिलेबस। तो अभी मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ ना, मैं आपसे मैथ्स और साइंस से रिलेटेड ही बात करूंगी। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स की मैं लास्ट में बात करूंगी कि मैथ्स का सिलेबस और साइंस का सिलेबस किस तरह से हम फॉरवर्ड करें। देखो, अगर हम साइंस की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके बच रहे हैं। कई स्कूल्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ चुका है और मैक्सिमम स्कूल्स में अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आएगा, है ना। अगर किसी स्कूल में आ भी चुका है ना बेटा, तो वो आधा चैप्टर आया है ज्यादातर में। ठीक है, तो हम सेकेंड टर्म में लेके चल रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। ठीक है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर। अगर एक चैप्टर आपका 3 दिन भी लेता है ना, 3 दिन में एक चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हो तो 6 दिन में हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है आराम से। 6 क्या, हम 7 दिन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या है, अभी ग्रेविटेशन काफी समय में आ चुका है। हाफ ग्रेविटेशन आया फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में अभी हाफ ग्रेविटेशन आना है। ठीक है, वैसे तो देखो फाइनल एग्जाम्स में तो आपका पूरा सिलेबस आएगा, लेकिन मैं अभी जो स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ ना, वो सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन तो ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने पढ़ लिया है। अब आपके पास बचा है साउंड और वर्क एंड एनर्जी। तो साउंड और वर्क एंड एनर्जी अगर हम इनको भी 3-3 दिन ले या 4-4 दिन ले, तो 7 दिन आपका किस में चला गया, केमिस्ट्री में, और 7 दिन आपका चला गया फिजिक्स में। ठीक है, तो 14 डेज में आपने देखा, चलो 14 के भी हम 16 डेज लगा लेते हैं मैक्स टू मैक्स, कि 16 डेज में आप अपना साइंस कवर अप कर सकते हो, अगर आप एक सिंसियरिटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अपने जो आपका स्केड्यूल है उसको फॉलो करो। रोज का ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगर 1-1 घंटा भी दोगे ना, 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो भी मोर देन एनफ होगा। लेकिन किस तरह से पढ़ना है वो भी अभी आपको बताएंगे। चलो, साइंस की हमने बात कर ली कि हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स देख लिए। ठीक है, बायो आपका कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज, है ना। मैथ्स की हम बात करते हैं, तो मैथ्स में ट्रायंगल्स तक आपका आ चुका है, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन। स्टार्ट्स और प्रोबेबिलिटी 1 दिन की बात है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्वाड्रिलेटरल्स की 2 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो 4 दिन के अंदर आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन के साथ, जिसमें आप एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट कर लोगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, विद थ्योरम्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करोगे। अभी हम कुछ और नहीं ले रहे हैं, कुछ और नहीं उठा रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरी बुक को अभी हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने अगर हमने 3 दिन के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स प्रिपेयर कर लिया या 4 दिन के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल्स प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद बचेगा हमारे पास सर्कल्स। तो सर्कल्स भी हमारा मैक्स टू मैक्स 6 दिन के अंदर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल्स के अंदर भी 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो और हर एक एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। तो 6 दिन का टाइम हमने विद एग्जाम्पल्स जो है वो कवर अप किया है। ठीक है, तो 6 दिन और 5 दिन, 11 दिन हो गए आपके पास। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन को हम 6 दिन और ले लेते हैं, तो 17 डेज ये हो गए हमारे पास। 6 दिन या 7 दिन अगर हम ले लेते हैं मेंसुरेशन को भी। उसके बाद स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी 1 दिन का काम है, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप 20 से 21 दिन में मैथ्स का सिलेबस भी कवर अप कर सकते हो, अगर आप सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेटेडली और एक डिसिप्लिन के साथ अपना रूटीन फॉलो करते हो और ये ठान लेते हो कि आपको अक्टूबर मंथ में सेकेंड टर्म का सिलेबस एनसीईआरटी का खत्म करना है। कोई और बुक नहीं बोली जा रही, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही बोली जा रही है बार बार। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अक्टूबर में दिवाली भी है। ठीक है, चलो नवंबर तक आप दिवाली से को सॉर्ट आउट कर लोगे, दिवाली और जो भी आपके फेस्टिवल्स है वो आप बना लोगे। देखो, दिवाली ऐसा फेस्टिवल है, वैसे ही अभी तो पटाखे वटाखे बम बम जलाने से जो है गवर्नमेंट ज्यादा एक्सेस अमाउंट में मना करती है, तो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली पे बम पटाखे फोड़ लेना, धनतेरस मना लेना, भैया दूज मना लेना, 4-5 दिन का ब्रेक तो डिजर्व करते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा तसल्ली से बैठ जाओगे अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे कि आपने सेकंड टर्म का सिलेबस जो है वो खत्म कर लिया। ठीक है, पूरी कोशिश करना, थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो मैनेज करने की कोशिश करना इन्हीं दिनों में, क्योंकि आपने जो टारगेट लिया है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने अक्टूबर की बात की, फेज 1 की बात की। अब हम आ जाते हैं फेज 2 पे, यानी कि नवंबर में, है ना। नवंबर में आपके PT3 यानी कि PT3 वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो वहां पर जो आपने सिलेबस कवर अप कर लिया है ना बेटा, वो सिलेबस आपको हेल्प करेगा PT3 एग्जाम में, जहां पर ऑलरेडी आप सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हो, तो वहां पर आपका जो भी स्कोर है वो बूस्टअप होगा। ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन कर लोगे वहां पर। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, तो नवंबर में जो हमारा फेज 2 है उसमें रिवीजन और बैकलॉग मैनेजमेंट होगी।
डे 32 टू 61, ठीक है। 32 से 61 दिन तक हमारी जो भी रिवीजन है सेकेंड टर्म के सिलेबस की, और जो बैकलॉग मैनेजमेंट है। अब आप बोलोगे मैम बैकलॉग मैनेजमेंट कैसे होगी और रिवीजन कैसे होगी? अब एक चीज बताओ, आपने ऑलरेडी एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पीटीज हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ना है ना। बैकलॉग मैनेजमेंट में भी आप पे कोई भी स्ट्रेस ऐसा नहीं दिया जा रहा। बैकलॉग मैनेजमेंट आप कैसे करोगे बेटा, कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स मैथ्स में, है ना, रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उस रियल नंबर्स को आप 1 वीक दोगे पूरा, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल्स को 1 वीक दे दो, ठीक है। फिर लीनियर इक्वेशन, जैसा मुझे लगता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 1 दिन में हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर एक महीने में 4 हफ्ते हैं और आप ये 4 हफ्ते में आपने रियल नंबर्स भी कर लिया, है ना, आपने पॉलिनोमियल्स भी कर लिया, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट कर लिया, ये तो 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और 15 डेज तो हमने ये रख लिए, और उसके बाद अभी भी हमारे पास 14 डेज बचे हैं, जिसमें कि हम धीरे धीरे लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स कंप्लीट कर देंगे। समझे बात को, ठीक है। वैसे ही आपको साइंस का सिलेबस आगे फॉरवर्ड करना है, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक हफ्ते में एक चैप्टर, या दूसरे हफ्ते में दूसरा चैप्टर, तीसरे हफ्ते में तीसरा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। एकदम से बहुत सारा नहीं कि एक ही दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर लो, एक ही दिन में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक सिस्टमैटिक मैनर में चलना है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड फेज होगा ना, उसमें आप सेकेंड टर्म की भी रिवीजन कर रहे होगे, और साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आप जो आपका बैकलॉग्स हैं, जो आपके पहले वाले टर्म 1 के चैप्टर्स हैं, उनको भी आपने उठा लिया है और उसकी भी रिवीजन आप कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद फेज 3 पे हम लोग आते हैं, जो दिसंबर का टाइम है हमारा। फेज 3 में हम लोगों का क्या गोल होगा बेटा? कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। अब हमने टर्म 1 और टर्म 2 अक्टूबर और नवंबर में पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। अब हमारे पास दिसंबर का टाइम है, तो इस दिसंबर के टाइम में हम कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरे सिलेबस की अच्छे से रिवीजन करेंगे। और वो कैसे करेंगे? देखो बेटा, एनसीईआरटी भी करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करना है, ठीक है। साथ के साथ एग्जाम्पलर भी लेके चलना है, ठीक है। और कहीं से जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो भी आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर हम पूरे सिलेबस की रिवीजन कर लेंगे दिसंबर में। उसके बाद आएगा हमारे पास जनवरी का टाइम। जनवरी में जो हमारा फेज 4 है, अब यहां पर हमने एनसीईआरटी को इतने बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया है और वाइंड अप करके हम साइड में रख देंगे, और जैन से हम लोग क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, सैंपल पेपर्स जो हैं, वो सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, सिलेबस खत्म करने से कभी भी रिजल्ट नहीं आता है, ये बात समझ लो। आप कहीं ये सोचो कि हमने सिलेबस खत्म कर लिया, अब हम कल एग्जाम देके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सिलेबस खत्म करने के बाद मल्टीपल रिवीजन और जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फेज 4 के अंदर हमें क्या क्या करना है? जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, हर दिन हमको वो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की और साइंस की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको लेके आनी है, यानी कि अब हमको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें स्टिल हमें थोड़ा बहुत डाउट है या हमें ऐसा लगता है हम भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रिवीजन करनी है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको मेमोराइज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी हमारे वीक एरियाज हैं, हर किसी को पता होता है कि उसका वीक एरिया क्या है, तो अपने वीक एरियाज पे हमें उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वीक एरिया क्या है? जो मॉक टेस्ट होंगे आपके, जो सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, उससे तो पता चल ही जाएगा ना, ठीक है। तो वहां पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये बात है फेज 4 की। अब यहां पर जनरल टिप्स आपको दी जा रही हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या करें, स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, कोचिंग भी होती है, होमवर्क भी होता है, कैसे करेंगे? देखो बेटा, पढ़ने का तरीका होता है। जब आप स्कूल से आते हो तो आपको पता है कि आपको घर जाके पढ़ना है ना, ये पता है आपको। क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब वो स्कूल से घर आते हैं तो घर आके खाना खाने के बाद सबसे पहले सोचते हैं होमवर्क खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसा कभी भी मत करो। सबसे पहले जब आप आए हो तो आपके अंदर कुछ एनर्जी लेवल है, अभी हाई है, ठीक है, ठीक है। स्कूल में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन एनर्जी को रिस्टोर किया जा सकता है, रीगेन किया जा सकता है। साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इतना पता होगा।
मैथ्स में तो नहीं पता चलेगा, ये साइंस में पता चलेगा, है ना। तो साइंस पढ़ते हो तो ये आपको पता होगा कि एनर्जी को रीगेन किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से रीगेन और वो करना है, रीगेन करना अपनी एनर्जी को। यहाँ पर आपको बेटा हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है। जब भी जंक फूड खाते हो ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है ना वो स्लो हो जाती है, जो हमारी मेमोरी है ना वो वीक होती जाती है। लगता होगा टीचर्स डायलॉग मार रहे हैं, है ना, पेरेंट्स भी यही कहते हैं, अरे सुन सुन के पक गए, लेकिन ये बात सच है बेटा। कभी सोच करके देखना इस चीज को, अभी तक तो सिर्फ सुना है ना। एक काम करो, ठीक है, अपनी बहुत चला ली, अब हमारी मान के देख लो और ये करके देख लो 1 हफ्ते तक, ठीक है। खाना खाने के बाद अगर स्टिल लग रहा है कि थके हुए हो तो 1 एप्पल खा लो, है ना, या फिर मम्मा से बोल दो कोई आपके लिए लेमन जूस वगैरह बना देंगी जो इंस्टेंट एनर्जी आपको दे, ठीक है। अब बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी गई, तो वहां पर अब आपको सेल्फ स्टडीज करनी है। 4 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, वरना 4:30 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अपने जो भी देखो, अपना जो स्केड्यूल है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना कि आपकी जो भी कोचिंग है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। वैसे टाइम मैनेजमेंट एक मिथ है, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट होता है ना। जब हम खुद को मैनेज कर लेते हैं तो हमारा टाइम अपने आप से मैनेज होता जाता है। तो आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडीज करनी है। आपने पहले बैठ के मैथ्स कर लिया, सबसे पहले हमेशा टफ टास्क उठाओ, सिंपल टास्क नहीं उठाना, क्योंकि जब हम टफ टास्क उठाते हैं ना तो उसमें क्या होता है ना, अभी तो एकदम इनिशियल स्टेज में हमारी एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई होता है, तो वो टफ टास्क जो है वो हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाता है ना, वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होता जाता है। अब एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है तो हमने टफ टास्क ऑलरेडी पहले कंप्लीट करके और साइड में वाइंड अप करके रख दिए। अब जो सिंपल टास्क है ना, उसको हम लास्ट में आराम से कर सकते हैं विद आवर लो एनर्जी लेवल एज वेल, ठीक है। तो आपको यहां पर सेल्फ स्टडीज के लिए कि पहले साइंस कर लेंगे या पहले मैथ्स कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्यूशंस के लिए चले जाएंगे, कोचिंग के लिए चले जाएंगे, फिर टाइम देंगे या तो इंग्लिश को या एसएसटी को। यानी कि मेन जो सेल्फ स्टडीज के लिए आपको सब्जेक्ट्स निकालने हैं ना, आपको एक दिन के 3 सब्जेक्ट आप जो है वो चूज कर लो, ठीक है। इंग्लिश या एसएसटी में से कोई एक, और साइंस और मैथ्स आपको डेली बेसिस पे करना है, ये समझ लो, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज कर लो एसएसटी और इंग्लिश के लिए। मुझे जैसा लगता है एसएसटी में भी आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है, ठीक है। तो हिस्ट्री का सिलेबस वाइड होता है, तो पहले हिस्ट्री को ही कोशिश करना खत्म करने की, ठीक है। हिस्ट्री पहले कर लो, फिर ज्योग्राफी कर लो, फिर सिविक्स और इकोनॉमिक्स को देख लेना, अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप उनको उठाना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आपने सेल्फ स्टडीज की, ठीक है। फिर उसके बाद रात में जब आप थक जाते हो खाना खाने के बाद 10 बजे से होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करनी है ये समझो। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना बेटा, हर एक चैप्टर को थॉरोली रीड करना है। कैसे रीड करना है, देखो आप सेकेंड टर्म का सिलेबस जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे स्कूल पे भी आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस चल रहा था, है ना। तो वहां पर अब कोई भी टीचर एक ही दिन में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करवा देते हैं ना भाई, हर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन वो जरूर लेते हैं। यानी कि 2 पेज पढ़ा दिए, है ना, 1.5 पेज पढ़ा दिया या 3 पेज पढ़ा दिए। अब आपको क्या करना है, जब आप घर आओगे तो वहां पर आपको उस पेज को, मतलब जो भी जितना भी टीचर ने करवाया है, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, जो भी उन्होंने पढ़ाया है, वहां पर आपको उन सब्जेक्ट को उठाना है, उस टॉपिक को उठाना है और फिर उसको पढ़ना है थॉरोली। जब आप उस टॉपिक को थॉरोली रीड कर लोगे ना, तो फिर एक पेज पे लिख के देखो कि आपको कितना क्या समझ आया। फिर आप उसको क्रॉस चेक करो, ठीक है, उसको क्रॉस चेक करो कि कौन से पॉइंट्स आपके मिस हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप उस टॉपिक को वापस से पढ़ो और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। नोट्स, अगर देखो बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करते जाते हैं और उसी को लिख देते हैं। अरे वो जब ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए को आप दोबारा से क्यों लिख रहे हो, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ज्यादा ज्यादा हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लो, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने पढ़ा है ना बेटा, कोशिश करो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की। क्या होगा ना, 15 दिन बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 16वें दिन आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे, 17वें दिन और कंफर्टेबल फील करोगे। तो 25 से 30 दिन के अंदर ना आप एक्सपर्ट हो जाओगे किसी भी टॉपिक को पढ़कर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए। और प्रैक्टिस तो देखो कोई भी सब्जेक्ट मांगता है ना। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो मस्ट है।
है ना, प्रैक्टिस तो मस्ट है। तो वहां पर आपको ये प्रैक्टिस जो अपने अंदर डेवलप करनी है, जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप याद करोगे कि हाँ मैम ने बताया था कि इस तरह से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो एक टॉपिक को पहले पढ़ो और उसके बाद उसको लिखो, जहां जो कमी रह गई है वापस से उस टॉपिक को पढ़ो और देखो कहां क्या कमी रह गई है, उसको वापस से लिखो। और जितना आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो ना बेटा, उतना ज्यादा उस टॉपिक पे आपकी पकड़ मजबूत होती है। स्कूल जाओ, अपने फ्रेंड्स को बोलो अच्छा तेरे कोई टॉपिक नहीं आता, आ मैं तुझे समझाता हूँ या मैं तुझे समझाती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपको और थॉरोली वो टॉपिक याद होगा। सामने वाले की हेल्प तो होगी, आपको थॉरोली वो टॉपिक याद होगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको चलना है और आपको जो है सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। भूल जाते हो अगर, रटना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको खुद ही याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा ना, जैसे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तो वो जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए ना, उन नोट्स पे एक बार गो थ्रू हो जाना और उनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो एकदम आप भी ना 90% वालों को टक्कर देने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने एक रोड मैप देखा कि भाई किस तरह से हमें मैनेजमेंट करनी है टाइम की। अच्छा, अब जनरल टिप्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो कमेंट्स अभी आए थे हमारी वीडियोस पे, उससे रिलेटेड भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो जनरल टिप्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर 100 डेज की, कि भाई समराइज नोट्स आपको बनानी है। ठीक है, समराइज नोट्स बनाओगे और डेली प्रैक्टिस आपको करनी है भाई, जो मैथ्स की है या साइंस की है। ठीक है, वो आपको पेपर सॉल्व करने हैं और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से खुद को टास्क देना है बेटा। एक टाइमर रख लेना अपने पास। ठीक है, एक वॉच रख लेना। देखो फोन्स आजकल मैक्सिमम बच्चों के पास फोन होते हैं, वैसे पेरेंट्स नहीं देते, फाइनल एग्जाम्स में ले लेते हैं। तो अपने पेरेंट्स से बोलना कि एक टाइमर क्लॉक हमें ला कर दे दो। उसमें आप जब पढ़ने बैठो ना, 12th फेल मूवी में आप लोगों ने देखा होगा है ना, वो भी टाइमर लगा के पढ़ते थे, बहुत हेल्पफुल होता है। टाइमर वहां पर सेट करो और फिर पढ़ने बैठो और फिर आपको चेक करना है आपने कितने टाइम पे जो आपने टास्क एक खुद को दिया था, क्योंकि यहां पर आपकी लड़ाई खुद से है। ठीक है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है तभी हम कई लोगों से आगे बढ़ पाते हैं, जब हम खुद को इंप्रूव करते हैं। तो ठीक है, तो आप खुद को एक टाइमर लगाओ, वो टाइमर ऑन करो और उसके बाद जो टास्क आपने खुद को दिया है कि 1 घंटे में मुझे ये चैप्टर जो है ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना बेटा, साइड में टाइमर चल रहा होगा, देखना उसके अकॉर्डिंग आप खुद से उसको प्रिपेयर कर लोगे। खुद को टारगेट्स देना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अगर आपको एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, या सुबह सुबह वॉक के लिए निकले, एक पार्क के आसपास आपको रनिंग करनी है, आप बिना सोचे समझे सिर्फ दौड़ने लग गए तो 1-1.5 चक्कर में भी हो सकता है आप घर वापस चले जाओ। लेकिन अगर आपने खुद को स्टार्टिंग से एक टास्क दे दिया कि मुझे इस पार्क के 4 चक्कर लगाने, 4 राउंड लगाने हैं, तो आप उसका 4 राउंड लगाओगे, एक टाइम ड्यूरेशन जो आपने खुद को दिया था, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप उसका 5वां राउंड भी लगा लो। क्योंकि यहां पर आप जब थकते हो ना, तो यहां आप नहीं थकते हो, यहां पर हमारा जो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना वो थक जाता है। कि जब हम खुद को टारगेट्स नहीं देते हैं ना, तब हम जल्दी थकते हैं। जब हम टारगेट्स दे देते हैं ना, तो हम जो हमारी थकावट है वो हमें फील नहीं होती है। एक्चुअल में जब हम थकने लगते हैं तो हमें एकदम से हमारा टारगेट याद आता है जो हमें थकने नहीं देता है, और जब वो टारगेट थकने नहीं देता है तो हम उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपना टारगेट जो है वो याद रखो। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमें जो है प्रिपरेशन करनी है, आगे बढ़ना है। रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ हमें प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, डेली प्रैक्टिस करेंगे, है ना, स्टडी को बैलेंस करेंगे, साथ ही साथ रेस्ट भी करना है। ये नहीं कि बस एक बार जुट गए 8 घंटे की, भाई एक साउंड स्लीप भी लेनी है, पावर नैप भी लेनी है बीच बीच में। ठीक है, अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास संडे है, संडे का टाइम हमेशा रिवीजन के लिए रखना, कि जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो संडे को आपको उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, और ब्रेक मैनेजमेंट करो कि अगर 1 घंटे का टास्क दिया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में जो भी आपको खाना पीना है ना, थोड़ा बहुत घूमना है। आप ये देखना कि अगर आपने 1 घंटे का टास्क लिया है और उस 1 घंटे में अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है या उससे पहले कंप्लीट कर लिया है, तो जो ब्रेक आप खुद को 15 मिनट का दोगे ना, वो आप 15 मिनट का ना देके आप 10 मिनट में वापस अपने स्टडी टेबल पे पहुंच जाओगे। क्योंकि अच्छा फील होने लगता है जब हम अपने टास्क को कवर अप करते हैं ना, तो अच्छा लगने लगता है हमको, है ना। और उसके बाद अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि विंटर्स होंगे, विंटर्स में उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना है। ठीक है, विंटर्स में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाना है।
अगर उल्टा सीधा खाओगे, बीमार पड़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो 100 डेज चैलेंज है इसमें पीछे छूट जाओगे। ठीक है, और कमेंट्स में बताना कि अगर किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, या अगर आप कुछ और उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो भी बताना। और बेटा कमेंट्स में ना अपने अपने स्कूल के नाम जरूर मेंशन कर देना, जिससे कि जब हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, हम भी देखो अभी हम भी ये 100 डेज का जो चैलेंज है ना आपका, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने में, मॉक टेस्ट करवाने में, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल हम बना रहे हैं, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर बच्चों के देखो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन में मार्क्स कट होते हैं, केस बेस में मार्क्स कट होते हैं। इसमें आर या पार वाली बात होती है। कैसे आर या पार वाली बात होती है? देखो जैसे कि अगर एमसीक्यूज की हम बात करेंगे, असर्शन रीजन की बात करेंगे, तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, टेलीग्राम का जो चैनल बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें रोज रात को 8 बजे कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाएंगे उसमें। ठीक है, डाले जाएंगे रोज। ठीक है, अब वो एमसीक्यूज डालेंगे हम लोग, उससे क्या होगा ना, आपकी एनसीईआरटी की आपकी जो एमसीक्यूज की, केस बेस्ड स्टडीज की, असर्शन रीजन की जो भी रिवीजन होगी वो बहुत बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको उसमें पार्ट लेना है, उसको मिस नहीं करना है, ताकि आपका एग्जाम का एक पोर्शन जो है वो कवर अप होता जाए। बाकी तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो सब्जेक्टिव की, है ना। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे अगर करोगे तो यहाँ पर आपकी जो पकड़ है ना आपके सब्जेक्ट पे, आपके टॉपिक्स पे, वो और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो चलो अब कुछ कमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों ने क्या क्या कमेंट्स किए थे। तो बेटा देखो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्स की वीडियो डाली थी ना, उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, काफी सारे कमेंट्स आए थे, बच्चों ने बहुत प्यार दिया और सब पॉजिटिव कमेंट्स थे, काफी हेल्प मिली थी बच्चों को उन वीडियो से। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए थे, जैसे एक कमेंट आया था, मैम ऑन योर टीचिंग आई गॉट गुड मार्क्स इन बायोलॉजी इन हाफ ईयरली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बच्चा इतना प्यार देने के लिए। क्वेश्चंस आर रियली मैच्ड बाय माय साइंस एग्जाम, मोर देन 50% क्वेश्चंस गोइंग गुड। 50% से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। तो जैन में जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, मैं ये गारंटी ले रही हूं कि मैथ्स और साइंस में अगर उससे बाहर कुछ भी आ गया तो मुझे आप बताना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, जैन में हम जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एक सीरीज हम पूरी की पूरी चलाएंगे, उस सीरीज के अंदर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना आपके, वो सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि मैम हमारे स्कूल में आर डी शर्मा से पूछते हैं, या मैम हमारे स्कूल में 10th लेवल का पूछते हैं, अगर 9th लेवल का पूछते तो मुझे भी फुल ऑन फुल मिलते। एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था। देखो बेटा, 10th का अगर मैं एक्चुअली आपको बताऊं ना, तो 10th का मैथ्स जो है ना वो सिंपल है एज कंपेयर टू 9th क्लास। जो आपका 9th क्लास का सिलेबस है बेटा, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ चीजें मिस हो रही होंगी। ठीक है, इसमें या तो आपने आरडी से प्रैक्टिस नहीं की होगी, एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस नहीं की होगी, या फिर आपने सैंपल पेपर्स जो है उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, क्योंकि 9th क्लास में 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं दे सकते हैं। टफ क्वेश्चंस दे सकते हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, बाकी 10th का मैथ्स 9th क्लास से सिंपल है, ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा अभी भी मैथ्स वीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा सब्जेक्ट कभी वीक नहीं हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी वीक हो सकती है। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, हम लोग अब सीरीज जो लेके आ रहे हैं, ये जो 100 डेज चैलेंज है, इसको आपको फॉलो करना है। जो वीडियोस हम डाल रहे हैं उस वीडियोस को थॉरोली आपको देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है। जब मैथ्स का आप लेक्चर देख रहे हो ना, वन शॉट देख रहे हो, या मैथ्स का एक्सरसाइज आप समझ रहे हो, तो उस टाइम पे नोटबुक और पेन लेके बैठना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझने के बाद वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वापस से रिवाइंड करके उस वीडियो को देखो, उस टॉपिक को देखो या उस क्वेश्चन को देखो, और अगर नहीं हो रहा और वो अच्छे से सॉल्व हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इस तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैथ्स तो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि आप उस सब्जेक्ट को मतलब कहीं भीड़ में बैठ के, बस स्टैंड पे, मेट्रो में, है ना, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी बैठ के आप इसको कर सकते हो, भीड़ भाड़ में सबके बीच में बैठ के गाने सुनते हुए। ठीक है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे, थैंक यू मैम, 50% पेपर मेरा इसमें से आया था। ठीक है मैम, प्लीज हिंदी मीडियम, बेटा हिंदी मीडियम कैसे लेके आए? हिंदी मीडियम में लाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ लेक्चर हिंदी में होगा, जो कीवर्ड्स होंगे ना वो कोशिश करना आप मैच करने की। ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी हिंदी में है। थैंक यू सो मच। इस तरह से बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के।
ठीक है, तो आई होप ये जो 100 डेज रोड मैप है ये आपको समझ आया होगा। और अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। क्या कर रहे हो, बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो? चलो चलो चलो, सबने सुन लिया ना लेक्चर अच्छे से। अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, और कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट कर देना है। अगर संडे है तो कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 100 डेज हैं। ये जो 100 डेज चैलेंज आपका स्टार्ट किया है ये हमने कल से ही स्टार्ट किया है, यानी कि 1 अक्टूबर से ये 100 डेज चैलेंज आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, अभी की अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसमें जो भी स्कूल्स हैं आपका, अच्छा एक चीज और हम आपसे कहना चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, और वो सब हम शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।